नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जब महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो इस समय उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर जो है बहुत गमागमी चल रहा है। यानी कि ऐसी जो चर्चाएं चल रही हैं कि चुनाव के बाद शरद पवार जी कांग्रेस में विलय हो जाएंगे, उद्धव जी का क्या होगा। उद्धव जी को बार बार कहा जा रहा है कि वो शिंदे साहब के साथ शिवसेना में फिर से चले जाएं। तो इन सब के बीच आज हम चर्चा यही करेंगे कि क्या इन दोनों की ये 2024 आखिरी चुनाव है, क्या और कुछ हो सकता है। क्योंकि दोनों की पार्टी जो है, एक उद्धव बाला साहब ठाकरे और एक एनसीपी शरद पवार, कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा है। क्या लगता है सर आपको, इनकी आखिरी चुनाव हम कह सकते हैं इस पे? सर इनकी पार्टी की आखिरी चुनाव मैं कह रहा हूँ। नहीं, पार्टी की नहीं। आप सही बोले, उद्धव ठाकरे और शरद पवार इनका नाम लेके ही बोलना है। मगर पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोनों को लंबी उम्र हो, दोनों शतायुषी हो जी। और ये प्रार्थना करना इसलिए जरूरी है ताकि लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करके ये ना बोले, जैसे हमारा जितेंद्र बोला अवार्ड कि भाई इनके तो मृत्यु की कामना कर रहे हैं मोदी जी उनके बारे में ये सब बोल के। तो ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। हम दोनों भी उनको शतायुषी होने की कामना करते हैं शुरुआत में, और इसके बाद अभी जो विश्लेषण है वो उसका पहला विधान मेरा ये रहेगा कि 2024 का चुनाव ये शरद पवार जी के लिए आखिरी चुनाव होगा। हो जाएगा, कांग्रेस स्वस्थ रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, शतायुषी होंगे, मगर 2024 चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद ना विधानसभा, ना लोकसभा, ना स्थानिक स्वराज्य संस्था, ये विधानसभा का चुनाव तक वो शरद पवार रहेंगे और शरद पवार होके जो भी करना है उनका वो भी करेंगे। मगर उसके बाद वो या तो निवृत्त होंगे या निष्क्रिय होंगे, जो भी होंगे, मगर नहीं होंगे एक्टिव पॉलिटिक्स में, इतना पक्का है। उद्धव के बारे में ये बोला जा सकता है कि उनकी भी सेहत जो है वो उनको परमिशन नहीं दे रही है। तो वो क्या करेंगे कि अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से पराभूत होने के बाद, क्योंकि पराभूत तो उनका अटल रहता है, वो शायद ये सोचेंगे कि अब मेरी इनिंग खत्म हो गई, अभी आदित्य की इनिंग के लिए मुझे कोशिश करनी है। तो वो एक रहता है ना, वीआरएस लेते हैं, वैसे ही वो पॉलिटिक्स से वीआरएस लेके आदित्य को आगे बढ़ा देंगे। बोलेंगे आदित्य अभी तू ही देख, मैं अडवाणी की भूमिका में जाता हूँ कि मैं सलाहकार, मतलब कुछ नहीं, गारगार सलाहकार। तो सर और एक बात है कि शरद पवार साहब को अब खुद की चिंता नहीं है, उनका खुद का भवितव्य वो भी नहीं देखते, वो खाली सुप्रिया का भवितव्य देखते हैं। और उन्होंने जो परसों बोला कि छोटी पार्टियां बड़े पार्टी में विलीन हो जाएगी, तो उस समय उन्होंने बोला कि कांग्रेस हमारी समविचारी पार्टी है, हम इसमें नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ किसी भी हालत में, क्योंकि हमारा विचारधारा एक नहीं है जी। कांग्रेस के साथ रहेंगे, बाद में साथ विलय होंगे, ये बोलना उन्होंने बाकी रखा, क्योंकि ये दो चुनाव पे असर होता था। अगर वो कल उधर जाने ऐसा ही अभी से बात होगी तो उनका अस्तित्व ही आज ही मिट जाएगा करके वो नहीं बोले हैं। मगर इसी बात पे ऊपर बराबर मोदी ने उनको ट्रैप किया है कि उन्होंने बोला कि आ जाओ, उधर जाने से इधर आ जाओ। हाँ, क्योंकि मोदी क्या चाहते हैं, मैं लोगों में ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनको अलग मत समझो, इनको अलग से वोट मत दे दो, इनको दिया हो सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। मतलब कोई भी किसी भी भगवान को आप नमस्कार करते तो विष्णु को, भगवान जो है नारायण, उनको ही जाते हैं, केशवम केशवम मतलब विष्णु। तो वैसा ही है कि ये इनको छोटे छोटे लोगों को वोट देने के बजाय डायरेक्ट जो सर्वदेवाना में जो केशव है, जो भाजपा है, उसको ही दे दो ना डायरेक्ट। उन्होंने भी एक थोड़ी मिस्चिफ की है, उन्होंने बोला है उनको कि हमारे साथ आ जाओ। तो उसमें ऐसा है कि ये साथ आ जाओ का अभिनंदन आवाहन इसके लिए है कि तुम्हारा अस्तित्व जो है वो कल मिटने के पहले मैं आज ही मिटा देता हूँ। तो लोगों के मन में उन्होंने एक भावना पैदा कर दी कि भाई ये भी अलग नहीं है, ये आज नहीं तो कल हमारे ही साथ आने वाले हैं, तो उनके साथ आके फिर हमारे साथ ऐसा द्राविड़ प्राणायाम क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट हमारे पास आ जाओ। तो ये आह्वान शरद पवार और उद्धव ठाकरे को उतना ही मतदाताओं को है कि वाया वाया क्यों आते हो, बाईपास क्यों,
डायरेक्ट हाईवे देते हैं हम आपको, वोट करो हमारे लिए, कल ये हमारे पास ही रहेंगे। और सर लोगों का इसके ऊपर मोदी जी के बोलने पर विश्वास बैठेगा कि वो जिंदगी में कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि अजित पवार आएंगे। हाँ, आगे 19 में जिसने एक भी गाली बाकी नहीं रही, एक अवयव बाकी नहीं रखा, नातेवाईक बाकी नहीं रखा। हाँ, ऐसे राज ठाकरे अगर इनके साथ आ सकते हैं, जो असंभव था। अगर 19 की उनकी भूमिका देखे तो राज ठाकरे और मोदी इम्पॉसिबल हो गया, अशक्य थे साध्य, अशक्य थे शक्य। मोदी कर जाए, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये राज ठाकरे के बारे में उन्होंने दिखाया। सर एक बार राज ठाकरे जैसा जानी दुश्मन, जिसने औरंगजेब से लेके जितने मुसलमान मुगल बादशाह ये हुए, सरदार हुए, उनके नाम लेके मोदी शाह की इज्जत वॉशिंग मशीन में डाल के धो डाली, वो अगर इनके साथ आता है तो पवार साहब और उद्धव की क्या बात है। वो तो पुराने दोस्त ही इनके साथ गए हुए हैं वो, तो इनका आना तो संभव है। तो लोगों का विश्वास हो रहा है। मेरे को लोग बोल रहे हे कधी जाणार, ये नहीं पूछते जाणार का नहीं जाणार, बोलते कधी जाणार असं वाटतं तुम्हाला, अपने को भी लोग पूछते हैं ना। तो क्या है ना, फडणवीस ने गलती कर दी। फडणवीस ने गलती ये की कि जैसे मोदी जैसे एक पर्वतप्राय आदमी के विधान जो होते हैं ना सर, वो करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। एक एक चीज वो बिल्कुल प्लानिंग से बोलते हैं। इसी तरह से उन्होंने बोला कि पवार साहब को कि आप हमारे साथ आ जाओ, आपने प्रादेशिक पक्ष कांग्रेस में विलीन करने की बात है, कांग्रेस से ज्यादा हम आपके पास हैं। उद्धव को बोले तो पहले 25 साल तो हम आपके साथ थे ही, तो आप हमारे ही हैं। और उसके पहले भी उन्होंने पार्श्वभूमि तैयार करके रखी थी कि भाई मैं उनको फोन करता था वहीनी साहब को, और कभी वो मुसीबत में आए तो मैं ही हूं, ये सब करके रखा था। तो उन्होंने उद्धव को भी बोल दिया। उनको ये मालूम है कि ये चुनाव में उद्धव और ये अभी आधा चुनाव होने के बाद थोड़े आएंगे इनके साथ, और उनको डिमोरलाइज करना है, उनको लोगों के मन में शक उनके बारे में पैदा करना है। मगर ये फडणवीस साहब ने कैसे नहीं समझा, मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने खुलासा मोदी के विधान पर ऐसा किया कि नहीं 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 नहीं, मोदी साहब को ऐसा बोलना नहीं था कि हमारे पार्टी में आओ, उनको ये बोलना था कि तुम शिंदे के पास जाओ, तुम अजित दादा के पास जाओ। मोदी क्यों बोलेंगे शिंदे के पास जाओ? शिंदे कौन होते हैं मोदी के लिए? मोदी मोदी है। मोदी ये बोलेंगे तुम उसके पास जाओ, मेरे बहने के पास जाओ, मेरे ससुर के पास जाओ, मेरे इसके पास जाओ, मेरे रिश्तेदार के पास जाओ, मेरे पास आओ बोलेंगे ना, तो मेरे पास आओ ही बोले थे फडणवीस। उनको लगा कि बीजेपी की इसमें इज्जत जाएगी, प्रतिमा खराब होगी। अगर मोदी का ये आह्वान सही मायने में जिस वजह से उन्होंने किया था इनको ये करने के लिए, तो फडणवीस साहब ने गलत मिस इंटरप्रिटेशन दे दिया। मोदी जी के इसका अधिकार नहीं है फडणवीस साहब को, और दे दिया कि नहीं शिंदे के पास जाओ, अजित के पास क्यों भेजेंगे मोदी? और शिंदे को लेना नहीं लेना शिंदे की मर्जी है, अजित दादा को लेना ही नहीं शरद पवार को, अजित दादा की मर्जी है। मोदी की मर्जी भाजपा में, तो उनकी मर्जी पर क्यों छोड़ेंगे और उनको छोटा करेंगे? नहीं करेंगे। मोदी ने अपने पास आने के लिए बोला है, और इससे उनके प्रति संशय निर्माण करना तो हो गया काम। अभी आते हैं आपके मुद्दे पर कि क्या ये आखिरी चुनाव होगा। सर कैसे है ना, ये चुनाव में अगर महाआघाड़ी को 8 या 10 ही सीटें मिलती हैं तो महाआघाड़ी खत्म, पवार भी खत्म, ठाकरे भी खत्म पॉलिटिकली। किसी भी हालत में बीजेपी को 37, 38, 39, 40 तक सीटें मिलनी चाहिए, नहीं तो बीजेपी को भी धक्का है, फिर विधानसभा में हालत खराब हो जाएगी। वो बीजेपी अगर 25 में आ गए और ये 23 में आ गए तो पवार और ठाकरे क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। वो बोलेंगे हम तो जीत गए भाई, बराबरी की टक्कर हुई, 25 उनके तो हमारे भी 23 हो गए। लोकसभा चुनाव बहुत कुछ कहेगा। हाँ, तो वो नहीं, मगर ये आखिरी चुनाव होगा, ये सच है। क्योंकि इसके बाद का जो चुनाव है 29 में, वहां तक उद्धव ठाकरे शतायुषी हो, मगर वो फिजिकली दोनों भी उस हाल में नहीं रहेंगे। यहाँ पे आदित्य होगा, वहाँ पे सुप्रिया, रोहित होगा। सुप्रिया में वो दम नहीं है, रोहित चला सकता है पार्टी। रोहित दूसरा अजीत दादा है, रोहित पवार जो है दूसरा अजीत दादा है। इसके लिए
अगला भवितव्य जो उनका अगर पार्टी रहा और कांग्रेस में विलीन नहीं हुआ तो अगला नेता रोहित पवार है, सुप्रिया नहीं है। सुप्रिया आज तक नहीं बनी, 3 बार खासदार होने के बावजूद नहीं बनी, अजीत दादा को टक्कर नहीं दे पाई। अजीत दादा रहे, नंबर 2 कौन रहे? वही तो अजीत दादा। वो क्यों नहीं नंबर 2 बनी? उसमें वो कैपेसिटी नहीं है, इसके लिए नहीं बनी। तो एक तरह से सही है कि ये ठाकरे और पवार का आखिरी चुनाव है, मगर 100 साल जीने के बाद भी वो इरेलेवेंट हो जाएंगे 29 के चुनाव में, ये बात भी सही है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमारा अनिल गगनबेदी थत्ते को सब्सक्राइब करो, देखो। फेसबुक पे है अनिल थत्ते, फेसबुक पे अनिल थत्ते गगनबेदी, वहाँ भी जाओ। और ये तो देखते ही हो आप, 70,000 से लाख की ओर दौड़ रहे हैं, तो हमारे लाख, आपका इनके लाख में से कुछ लोग हमें भी साथ करें। इतने लोग हम हमारे साथ में है, इनकी जो इंडिया आघाड़ी है उसमें हम भी है। और मैं अभी आने वाले दिनों में ट्राई करूंगा कि सर के साथ में जो है, थत्ते साहब के साथ मराठी वीडियो भी बनाऊं। तो दिन में एक वीडियो जो है मराठी डालने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल। तो और ऐसी चर्चा का जी, अकेले का नहीं, अकेले के तो मेरे 20 आते हैं, आप मेरे साथ मराठी में चर्चा करेंगे। वही मैं जैसा गलत हिंदी बोल के अच्छा हिंदी बोलता हूँ, वैसे आप गलत मराठी बोल के मजा लाएंगे। ठीक, चलो। तो आपकी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल को, मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम। जय श्री राम।